मैं आप सभी लोगों को सादर नमस्कार करता हूं और उसके बाद मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के तत्वाधान में आपकी ग्राम पंचायत बलिया ब्लॉक मीरगंज जनपद बरेली जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत जो जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में जो पानी की टंकियाँ बनाई जाएंगी और पाइपलाइन के माध्यम से जो आपके घरों में टोटियाँ लगेगी और उन टोटियों से जो हमें जल प्राप्त होगा, तो हमसे सरकार कुछ उसका शुल्क लेती है। लगभग 40 से 50 रुपए महीने का शुल्क लगता है जो हमें देना होता है। और आप लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाती है। तो जल जीवन मिशन क्या है? हम किसी देश से आपकी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं, तो हमारे आने वाले कल में भारत देश में सबसे बड़ा संकट पानी का ही आने वाला है। और जगह जगह पर अलग अलग जिलों में पानी का जो वाटर का स्तर है बहुत नीचे गहराई में चला जा रहा है। हालांकि यहाँ बरेली जिले में वाटर का स्तर बहुत ऊंचा है, और जिस जिले में वाटर का स्तर ऊंचा होता है तो उस जिले में कुछ प्रतिशत पानी दूषित पाया जाता है। और दूषित पानी किन्हीं कारणों पाया जाता है, पहले हम आपको ये अवगत करवा दें। जैसे पहले हम लोगों के मकान कच्चे बने हुआ करते थे, होते थे सभी, कुछ नहीं होते थे। तो हमारी जो ग्राम पंचायत के आसपास के जो तालाब हुआ करते थे, तो उनकी मिट्टी को हम ले जाकर अपने घर की छतों में डालते थे। तो हमारा बरसात के पहले घर की छतें भी मजबूत हो जाती थी और ग्राम पंचायत के आसपास के तालाब भी साफ हो जाते थे। अब होता क्या है, हम लोगों के मकान तो हो गए हैं पक्के, तो हमारे घर का जो भी कूड़ा कचरा निकलता है हम उन्हीं तालाबों में डाल देते हैं। जब तालाबों में डाल देते हैं, बारिश का समय आता है, तालाब भर जाता है, तो वही कूड़ा कचरा सड़ता है, गलता है, और वही सड़ा गला हुआ पानी रिसों के माध्यम से हमारे वाटर के स्तर यानी जलाशय में जाता है और हमारे जलाशय को दूषित कर देता है। जैसे जल स्रोत के आसपास जो हमारे जल स्रोत होते हैं, इंडिया मार्क का हैंडपंप, सेकेंड या घरेलू पंप जो होते हैं या अन्य जल स्रोत जो होते हैं, उनके आसपास 2-3 मीटर के आसपास यदि कोई जल भराव यानी गड्ढा में जल भर रहा है या शौचालय बना हुआ है या बूचड़ खाना बना हुआ है, तो उसका भी पानी रिसों के माध्यम से हमारे वाटर के स्तर में जाता है और वाटर स्तर को दूषित कर देता है। और जैसे सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को पानी कहाँ से मिला, तो हमारे बुजुर्गों को सबसे पहले पानी झरनों और नदियों से प्राप्त हुआ था, और वो पानी आयुर्वेदिक पानी माना जाता था। जब वो हमारे बुजुर्ग उस पानी को पीते थे तो हजारों वर्ष की लंबी उम्र जिया करते थे। समय गुजरता चला गया, लोगों ने तालाबों का पानी पिया। जब तालाब का पानी पीते थे तो हमारे तालाबों की पूजा होती थी, और यदि बारिश आने के 15 दिन पहले उस तालाब का पानी सूख जाता था तो हमारे बुजुर्गों को नदियों से पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। हमारी जो माताएं बहनें होती थी उनको नदियाँ ही नहाने जाना पड़ता था, वहीं से पीने के लिए पानी लाते थे। थोड़ा और समय गुजरा, लोगों ने कुएं का पानी पिया। जब लोग कुएं का पानी पीते थे तो कुएं में समय समय पर दवाइयों का प्रयोग किया जाता था, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है और क्लोरीन की दवा है और लाल दवा डाली जाती थी, जिससे कि जो कुएं में कीटाणु होते थे वो नष्ट हो जाते थे। तो जब तक हम लोगों ने कुएं का पानी पिया तब तक हमारे बुजुर्गों की उम्र 100 से 110 वर्ष के आसपास रही। और आज हम लोग थोड़ा और समय गुजरा तो आज हम लोग अब इंडिया मार्क का सेकेंड या अपने घरेलू पंप का पानी पी रहे हैं, तो इसमें कभी कोई दवा नहीं डाली जाती है। कोई डालता है क्या ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की दवा या लाल दवा? नहीं डाली जाती है। हमें जैसा पानी मिलता है हम वैसा ही पी लेते हैं, और हमारे बीच कई प्रकार की जलजनित बीमारियां आ जाती हैं, जिससे कि जो हमारा श्रम वाले यानी मेहनत का पैसा होता है तो वो सारा का सारा डॉक्टरों के पास चला जाता है, और हम जैसे थे वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो जब हमारे बुजुर्गों के पास कुआं होते थे तो क्या हमारे बुजुर्ग कुआं से 10-20 बाल्टी पानी निकाल कर बाहर फेंकते थे क्या? और उसके बाद जब हमारे नल लगे तो क्या हम लोगों ने नलों से डंडा चलाकर 10 बाल्टी पानी बाहर को फेंका?
नहीं फेंकते थे। पर आज हमारे ग्राम पंचायतों में लगभग 60% समर लगा रखे हैं। और एक व्यक्ति को नहाने के लिए यदि पानी 10 से 15 लीटर की आवश्यकता होती है तो वो व्यक्ति 15 से 20 मिनट समर को चलाकर नहाता है तो उसमें लगभग 700 से 900 लीटर पानी की बर्बादी कर देता है, जबकि उसको जरूरत है 15 लीटर पानी नहाने के लिए, पर्याप्त मात्रा में होता है, पर 700 से 900 लीटर को पानी को बर्बाद कर देता है। और वही पानी नालियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के आसपास किसी गड्ढे में भर जाता है और रिसों के माध्यम से हमारे वाटर के स्तर में जाता है, जिससे कि हमारा वाटर स्तर यानी हमारा जलाशय दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। जैसे कुछ हमारी माताएं बहनें हैं तो ये जैसे झाड़ू लगाती हैं, तो झाड़ू लगाते लगाते जो हमारे घर के सामने जो नालियाँ होती हैं उसमें कूड़ा कचरा कर देती हैं। और जब ये कूड़ा कचरा नालियों में कर देती हैं तो दूसरे के दरवाजे का दूषित पानी हमारे घर के आगे भर जाता है और वही पानी जो कूड़ा कचरा गया है सड़ता है, गलता है, उसमें मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं, जिससे कि हमारे बीच मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं और हमें हमारे बच्चों को काटते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कुछ माताएं बहनें हमारी ये होती हैं कि अच्छी तरह से हाथ धुलकर खाना को नहीं बनाती हैं, बस काम चलाओ, उन्होंने हाथ इस तरह से धो लिए तो उसके बाद में खाना बना दिया। जब आटा को मारती हैं तो यूं जब रगड़ती हैं तो कालापन निकलता है कि नहीं निकलता है। वो मानिए कि वो मानव मल है, उसमें लाखों वायरस और लाखों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उस प्रकार का हम दूषित खाना खाएंगे तो हमारे घर के लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं हाथ को किस तरह धुलना होता है, पहले मैं आपको बता दें कि हाथों को धुलना महिलाओं के लिए खास तौर पर सुमन के माध्यम से हाथ धुलना चाहिए। सुमन के मतलब यश होता है सीधा, हमें साबुन लगाकर इस तरह से पहले हाथों को रगड़ना है और यू से होता है उल्टा, फिर हमको इस तरह से रगड़ने होते हैं दोनों हाथों को। और एम से होता है मध्य यानी बीच का भाग, जो हमारी रेखाएं होती हैं उनको हमें इस तरह साबुन से रगड़ना चाहिए दोनों हाथों को। और ए से होता है आगे का भाग, उंगली और अंगूठा, हमको इस तरह से 10 उंगलियों अंगूठे को धुलना पड़ता है। और यन से होता है नीचे का भाग यानी हमारे जो नाखून होते हैं, इनकी सफाई बहुत जरूरी होती है क्योंकि इसमें लाखों कीटाणु हो जाते हैं और हमें दिखते नहीं हैं। और केस होती है पूरी कलाई यहाँ तक, धुलने के बाद में तभी हम लोगों को खाना बनाना चाहिए अच्छी तरह से हाथ धुलने के बाद। और किचन में खाना बनाते समय हमें साफ और स्वच्छ कपड़े का भी प्रयोग करना है। ये नहीं करना है कि आटा को मारकर रख दिया और किसी अन्य रूम में चले गए कि चलो तवा ले आए या चिमटा ले आए या भगोना ले आए या चमचा या तेल मसाला, तो उतनी देर आटा खुला रहेगा तो उस आटे में मक्खियाँ बैठती हैं। तो मक्खियाँ जब बैठती हैं तो मक्खियों के 6 पैर होते हैं। मक्खियाँ किस जगह बैठती हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, ये मानव मल में ही बैठती है गंदी जगह में। और आटा खुला पड़ा हुआ है तो वही मक्खियाँ आगे के 2 पैर यूं करके हिलाती हैं और जो भी मल हाथों में लिए होती हैं उसी आटे में छोड़ जाती हैं और वही आटा का भोजन बना हुआ हम लोग खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और कुछ महिलाएं जैसे पल्लू का प्रयोग करती हैं, वैसे अब थोड़ा विकास हो गया है, बहुत कम महिलाएं कर रही हैं। तो जैसे पल्लू का जो महिलाएं प्रयोग करती हैं करती क्या है, जैसे हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे होते हैं, उनकी नाक बह रही है, उन्होंने उसी पल्लू से पोंछ दिया। थोड़ी देर बाद महिलाओं ने हाथ धुले उसी पल्लू से पोंछ लिया और उसके बाद में थोड़ी देर बाद भैया जी आ गए, बोले खाना बन गया, हाँ बन गया। थाली गंदी है उसी पल्लू से पोंछ दिया। इस तरह से हमारे मतलब दिनचर्या करने से, पल्लू का प्रयोग करने से हमारे बीच इससे भी कई बीमारियां आ जाती हैं। तो हमें इस तरह नहीं करना है, हमें साफ कपड़े का ही किचन में प्रयोग करना है। और जैसे हमारी कुछ माताएं बहनें पानी का रखरखाव किस तरह से करना, हम आपको ये भी बता दें कि जब हमें पहले सबसे पहले अच्छी तरह हाथ धुलने का तरीका हमने आपको सुमन के माध्यम से बता दिया है। उसके बाद जिस बर्तन में हमें पानी यानी पीने योग्य पानी रखना है उस बर्तन को अच्छी तरह से धुलना होता है। और
उसमें धुलने के बाद में पानी को भरकर ढककर रखना है, लगभग जमीन से 2 से 3 फुट ऊंचाई पर रखना है, जिससे कि हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे उसमें हाथों को न डाल सके। और होता भी यही है, अक्सर यही होता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं बाहर से खेल कर और कहते हैं मम्मी मुझे प्यास लगी है, और माँ भी किसी न किसी काम में व्यस्त होती है, बोलती बेटा ये गिलास रखा है ले लो, और वो बाल्टी से सामने से पानी ले लेना जाकर और पी लेना जाकर। बच्चा गिलास को लेता है और पानी में हाथ डाल देता है, तो पीने का शुद्ध पेयजल यानी पीने का पानी होता है। क्या बच्चों ने हाथ धुले थे? नहीं धुले थे। बच्चों के हाथों में लाखों बैक्टीरिया, लाखों वायरस पाए जाते थे, और बच्चे ने वही पानी को पी लिया और बीमार पड़ जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि अभी तो खेल रहा था, यानी वो जल जनित बीमारी से ग्रसित हो गया, बीमार पड़ गया। तो हमें घर में उपयोग के लिए जैसे डंडीदार लोटा है या टोटी, या पानी में बिना हाथ डाले ही निकालना है, इस तरह से पानी पीना हमको। अभी देखो कोविड-19 चल रहे थे, सभी लोग अच्छी तरह से हाथ धो रहे थे, कोई ज़्यादा बीमार नहीं होता था, और जो हो भी जाता था तो घर में ही बना रहता था, बाहर नहीं जाता था कि कहीं ऐसा ना हो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाए। तो हमारे बीच में हमें स्वास्थ्य और स्वच्छ रहना है, शुद्ध पानी पीना है। जो हमारी सरकार आपको पानी की टंकी दे रही है, तो ये उसमें ये नहीं करना है जैसे आप समर को चलाकर पानी की बर्बादी कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से नहीं करना है। उस टंकी का पानी सिर्फ हमें खाने और पीने के यूज को देना है। ये न करना कि सरकार 50 रुपया तो ले रही है, चलो इसमें भैंस भी न है, गाड़ी भी धुले जाए, फर्श भी धुले, तो पानी की बर्बादी हमें नहीं करनी है। क्योंकि पानी जो हमारे भारत देश में है, विश्व स्तर का पहले आपको बता दें, जो हमारे विश्व में पानी की स्थिति है, जो पीने योग्य शुद्ध पेयजल जिसको बोलते हैं, तो 0.007% से भी विश्व में कम है। और भारत की स्थिति ये है कि 0.003% से भी कम है, जिसका भी 85% पानी हमारे सिंचाइयों के साधन यानी हमारी फसलों में चला जाता है। लगभग उसका 12% पानी हमारे कपड़े धुलने में, गाड़ी धुलने में, फर्श धुलने में, नहाने में, उसमें बर्बाद हो जाता है। उसका भी जो 3% बचता है पानी, वो हमसे तो पीने को यूज नहीं लेते हैं। जब हमारे भारत देश में आज की स्थिति में बहुत पानी है, तब हम आज आम मार्केट में एक बोतल पानी खरीदने जाते हैं तो लगभग हमें 20 रुपए का मिलता है। और जब पानी का संकट आएगा तो उस समय हमारे बच्चों को किस रेट में पानी मिलेगा? ऐसे भाई हम अपने बच्चों के लिए अच्छा मकान दे सकते हैं, अच्छी गाड़ी दे सकते हैं, धन दौलत दे सकते हैं। जब पानी नहीं होगा तो सबका सब बेकार है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। और प्रकृति ने वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, पर जीवन जीने के लिए हमें अनमोल रूप से कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे वायु और जल। इसके बिना हमारा जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। हमें एक दिन खाना ना मिले तो चलेगा, कोई नहीं मरेगा। हमें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो हमें 2 दिन यदि खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, पर हमें यदि 1 दिन या 1 घंटे हवा और पानी नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा, दम घुट जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। तो इसलिए जैसे हमारा पर्यावरण है, लोग कटवा रहे हैं, पेड़ों को बहुत ज़्यादा कट रहा है। बरेली जिला में हम देखते हैं, हम तो हर ब्लॉक में जाते हैं तो ट्राली लकड़ियों से ही जा रहे हैं, टोटल पेड़ यहाँ के काटे जा रहे हैं। तो जैसे अभी कोविड-19 आया तो सभी के मुंह पर एक मुसक्का क्या बोलते हैं मास्क बन गया। तो ऐसा ना हो कि आने वाले कल में पर्यावरण की वजह से हमारे पीठ के पीछे एक सिलेंडर भी बन जाए ऑक्सीजन का। तो इस तरह से पेड़ जब काटे जा रहे हैं तो हमारा एक फर्ज बनता है कि लगभग हमें 1 साल में 1 पेड़ तैयार करना चाहिए। चाहे अपने जन्मदिन पर पेड़ को तैयार करिए। कहते हैं कि एक पेड़ 100 पुत्र समान, यानी 100 पुत्रों को पालना आसान है, पर एक पेड़ को पालना बहुत मुश्किल होता है। आपने पेड़ को लगाया और शाम को बकरी खा गई, काम खत्म। एक पेड़ को पालना
बहुत कठिन होता है और काटना तो बहुत आसान है। तो पर्यावरण भी बचाना है, हमें पेड़ों को लगाना, उनकी रक्षा भी करनी है, नहीं तो हवा पानी नहीं रहेगा तो सब बेकार है, हमारा जीवन निर्वाह हम लोग कैसे करेंगे। चलो ठीक है, जो आप लोगों ने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोग आए, दो बातें हमारी भी सुनी। अब आप लोग देखिए, आपकी ग्राम पंचायत में जल जांच की टीम आई हुई है, आप किस स्तर का पानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है आयरन के दिखता जाता है, यानी आप पानी में पीलापन आना है ना, तो पीलापन आता है तो जो गर्भवती महिलाओं की होती हैं उनके लिए तो फायदेमंद होता है और हमारे पुरुषों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि पित्त की थैली में पथरी पड़ जाती है। ठीक है, तो आप हो जाइए और बात